सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर के में। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी किए होंगे, मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। कल की वीडियो में मैंने परिचर्चा की उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में, और उसमें मैंने आपको उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में बताया, उसमें मिट्टी के बारे में बताया। और आज की जो परिचर्चा हम करने जा रहे हैं वह है उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। भौगोलिक रूप से उत्तर प्रदेश में विषमताएं पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश चूँकि कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है, और जो है उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु पाई जाती है। कितना? 9 कृषि जलवायु पाई जाती है, तथा 20 कितना है? 20 जो है कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं तथा 20 कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र पाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपर में। उत्तर प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण क्या है? समशीतोष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है, चूंकि वो समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उत्तर प्रदेश चूंकि कर्क रेखा से उत्तर दिशा में अवस्थित है, और कर्क रेखा से विषुवत रेखा के बीच जो है वह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है, और कर्क रेखा के उत्तर दिशा में उत्तर की तरफ जो है वो समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी जलवायु कहलाती है। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खास करके AGTA की जो परीक्षा भी होने वाली है 2-3 महीने के अंदर, उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये।
भारत में 3 ऋतु पाई जाती है। भारत में 3 ऋतु पाई जाती है। नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु, नंबर 2 वर्षा ऋतु, नंबर 3 शीत ऋतु। भारत में उत्तर प्रदेश में, भारत में उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 3 ऋतु पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में 3 ऋतु पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक, नोट कर लीजिए। ग्रीष्म ऋतु बहुत गर्मी यहाँ होती है, चूंकि कर्क रेखा के करीब है और जून माह में सूर्य जो है वह कर्क रेखा के ऊपर होता है। जून माह में सूर्य जो है कर्क रेखा के ऊपर होता है और 21 जून को ही सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तर भारत में कह लीजिए आप, उत्तरी गोलार्ध में कह लीजिए, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ये मैं जब रेखाओं के बारे में बताऊंगा, भारतीय मतलब विश्व भूगोल में, तब मैं आपको बताऊंगा, इस सब के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। कर्क रेखा, मकर रेखा जो है, विषुवत रेखा, इन सब रेखाओं के बारे में। औसत तापमान जो ग्रीष्म ऋतु में होता है, तापमान औसत नहीं, ताप जो है तापमान अधिकतम जो है, अधिकतम तापमान जो इसका होता है वो 36 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक है। और न्यूनतम जो होता है 23 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक। ग्रीष्म ऋतु में जो तापांतर होता है वो 14 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये ग्रीष्म ऋतु के बारे में है। ग्रीष्म ऋतु के बारे में है, ठीक है। एक ग्रीष्म ऋतु से संबंधित एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। वह क्वेश्चन यह होता है, क्वेश्चन ये रहता है कि उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश ही नहीं, वो पूछा जाता है कि उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में तेज और गर्म चलने वाली हवा को क्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने तेज और गर्म चलने वाली तेज और गर्म हवा को
लू कहते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तेज और गर्म हवाओं को जो है लू कहते हैं। उसको आप नोट कर लीजिए। वर्षा, दूसरा है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जो है क्या है कि जून के तीसरे सप्ताह में मानसून जो है बंगाल की खाड़ी से उठकर उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण पूर्वी भाग से प्रवेश करता है। वर्षा में जो बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है वह जून के तीसरे सप्ताह में उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाता है। यहाँ से और यहाँ से प्रवेश करता है। जब मानसून प्रवेश करता है तो यहाँ से जो मानसून प्रवेश करता है ऐसे ऐसे सीधे निकल जाता है, लेकिन इधर का जो मानसून इधर से जो प्रवेश करता है वो प्रवेश करता है तो ऐसे ही करता है। तो यहाँ जाने के बाद जो है हिमालय पर्वत की श्रेणी है, हिमालय पर्वत की श्रेणी से टकरा करके मानसून जो है यहाँ घनघोर बारिश करता है तराई क्षेत्र में। यहाँ पर तराई क्षेत्र में घनघोर बारिश करता है, लेकिन इधर से जैसे जैसे मानसून बढ़ते जाता है पश्चिमी यूपी तक आते आते मानसून की जो होती है कमजोर हो जाता है और बारिश जो है घटते हुए क्रम में होते जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। वर्षा के आधार पर वर्षा ऋतु को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आर्द्र तथा उष्ण क्षेत्र। उष्ण क्षेत्र। नंबर 2 साधारण आर्द्र तथा उष्ण क्षेत्र। फिर आर्द्र वर्षा के आधार पर जो वर्षा ऋतु है के आधार पर वर्षा ऋतु मतलब नहीं गलत हो गया। वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है, ऋतु नहीं है ये। उत्तर प्रदेश को वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश को वर्षा ऋतु नहीं है। उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आर्द्र तथा उष्ण क्षेत्र, साधारण आर्द्र तथा
उष्ण क्षेत्र। अब फिर इन दोनों भागों को फिर दो भागों में बांटा गया। नहीं, आर्द्र तथा उष्ण क्षेत्र जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। इसको पहले नोट कर लीजिए। नंबर 1 तराई क्षेत्र, जहां पर वर्षा 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होती है। तराई क्षेत्र में जो वर्षा 120 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। पूर्वी भाग जहां वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर होती है। पूर्वी भाग, ये भाग तराई क्षेत्र जहां सबसे अधिक वर्षा होती है 120 से 150 सेंटीमीटर, और पूर्वी भाग जहां वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर होती है। ये आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आर्द्र तथा साधारण आर्द्र तथा उष्ण क्षेत्र। साधारण, आर्द्र तथा उष्ण क्षेत्र को 3 उप भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मध्य क्षेत्र। इसको जो है कहाँ 3 भागों में बांटा गया है, वो है मध्य क्षेत्र। भागों में जो बांटा गया हुआ है मध्यवर्ती मैदान। ये पूर्वी भाग हो गया आपका, और यहां से लेकर के ये यहां तक आपका ये मध्यवर्ती मैदान हो गया, जो प्रयागराज से लेकर शाहजहांपुर तक। यहां वर्षा कितनी होती है 80 से 100 सेंटीमीटर। मध्यवर्ती मैदान में जो वर्षा होती है 80 से 100 सेंटीमीटर होती है, और इसको नोट कर लीजिए आप। तीसरा क्षेत्र होता है, दूसरा जो भाग है वह पश्चिमी मैदान। जो दूसरा भाग है वो पश्चिमी मैदान है, वो पश्चिमी यहां जो वर्षा होती है वो वर्षा 65 से 80 सेंटीमीटर। यहां जो वर्षा होती है वो 65 से 80 सेंटीमीटर होती है। तीसरा क्षेत्र जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र है। तीसरा जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड क्षेत्र है, ठीक है। तीसरा बुंदेलखंड क्षेत्र, वर्षा 100 से 120
सेंटीमीटर। ये आप नोट कर लीजिए इसको। इससे वर्षा से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा होती है? क्रमशः। तो सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर जिले में होती है। कहाँ? गोरखपुर जिले में। और सबसे कम मथुरा में। तो आगरा, सॉरी आगरा, गोरखपुर और मथुरा। गोरखपुर में 187 सेंटीमीटर, मथुरा में 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम वर्षा जो है मथुरा में होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में मानसून जब इधर से इधर जाता है तो क्रमशः बरसात घटते जाता है। तो क्वेश्चन में अक्सर सेटिंग का दे देता है, उत्तर प्रदेश में वर्षा घटते क्रम में क्षेत्रवार। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आपने अभी देखा, नंबर 1 क्रमशः है तराई क्षेत्र, पूर्वी भाग, नंबर 3 बुंदेलखंड, नंबर 4 मध्यवर्ती मैदान, नंबर 5 जो है पश्चिमी मैदान। नोट कीजिए, तराई क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है, उसके बाद जो है मैदान, उसके बाद जो है पूर्वी भाग में, फिर बुंदेलखंड, फिर मध्यवर्ती मैदान, फिर उसके बाद जो है पश्चिमी। ये नोट कर लिया। एक क्वेश्चन अक्सर बनता है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया? तो बांदा जनपद में 2019 में
47 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछेगा। शीत ऋतु, शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में काफी ठंडी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में चूंकि सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में चला गया होता है, जिस कारण से सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो लंबी पड़ती हैं, और जब सूर्य की किरणों को ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि उसका जो टेम्परेचर है वो कम पहुंचेगा। तो जनवरी माह में सबसे अधिक, जनवरी माह में उत्तर प्रदेश, जनवरी माह में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक ठंडी रहती है। ठीक है, इसका जो तापमान, अधिकतम तापमान जो होता है, अधिकतम तापमान इसका जो होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस, कितना, 21 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस। और न्यूनतम जो होता है वह न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक, 8 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक औसत तापमान जो होता है 13 डिग्री सेल्सियस, औसत तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। मैं अभी आपको ऋतु पढ़ा रहा हूँ, जलवायु पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए जो है अभी फसलों के बारे में नहीं बताऊंगा। फसलों के बारे में विस्तृत चर्चा मैं करूंगा जब मैं फसल उत्पादन आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपने नोट इसको कर लीजिए। शीत ऋतु से संबंधित अक्सर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शीत ऋतु में जो उत्तरी भारत में वर्षा होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो ये पार्ट है, ये पश्चिमी यूपी यहाँ भी वर्षा होती है शीत ऋतु में, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्षा होती है। वो क्यों होती है, किस कारण होती है, ये जानना जरूरी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित। उत्तरी भारत में शीत, चलो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश विशेष हम आपको पढ़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी केवल पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भारत या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वह किस कारण से होती है।
वह चक्रवात के कारण होता है। और कौन सा चक्रवात? भूमध्य सागर से उठने वाला जो चक्रवात होता है उसके कारण होता है, जिसको शीत चक्रवात कहते हैं। भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात के कारण होता है। वह भूमध्य सागर से उठने वाले शीत चक्रवात के कारण होता है। कब होता है? दिसंबर, जनवरी माह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्षा होती है। इसको जो है सुनहली बरसात भी कहा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए भैया नोट कर लीजिए। इसको सुनहली वर्षा भी कहा जाता है। इसको एक नाम से और जानते हैं, महावट से भी कहा जाता है। इसको महावट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महावट। इस वर्षा के कारण जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की फसल बहुत प्रभावित होती है। उपज कम से कम 10% अधिक हो जाता है। कितना? 10% अधिक। 10% उपज जो है अधिक हो जाता है। तो आज की क्लास यही समाप्त की जाती है। मेरे क्लास के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सगे संबंधियों में शेयर करिए और जो है इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी राइटिंग थोड़ा गड़बड़ बनती है, जिसके कारण से ही मैं प्रॉपर पीसीएस तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं जॉब में हूँ और मैं जो है 10 बार मेंस लिखा हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। आप जान सकते हैं कि मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं सिर्फ राइटिंग की वजह से नहीं सेलेक्ट हो पाया। तो मैं आपको ऐसे ही ज्ञान देता रहूँगा, धीरे धीरे करके मैं आपको ज्ञान उपलब्ध कराऊँगा। आपको जो भी ज्ञान दिया जाएगा अच्छी तरीके से जाएगा। मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। आप जिस दिन ये जान जाएंगे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, आपका भी परीक्षा क्लियर होने लगेगा। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप ये जानिए पहले कि हमको पढ़ना क्या क्या छोड़ना है। तो आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।